सहगामी क्रियाओं का श्रेणी विभाजन। सहगामी जो क्रियाएं हमारी पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उनका हम किस प्रकार से विभाजन, श्रेणीवार विभाजन कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक की जो विद्यालय में अनेक प्रकार से सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। उसका विभाजन हम किस प्रकार से करते हैं उसका आज अध्ययन करेंगे। जैसे शैक्षिक क्रियाएं, नंबर 1 पॉइंट पर आता है इसमें शैक्षिक क्रियाएं। अब शैक्षिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या क्या चीज आती हैं, जैसे साहित्य परिषद, विज्ञान क्लब, नंबर 1 पर आता है साहित्य परिषद। दूसरा है विज्ञान क्लब। तीसरा है भूगोल परिषद इत्यादि परिषदों का गठन। भूगोल परिषद। अब इनका हम भूगोल परिषद। अब शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत सहगामी क्रियाओं का जो माध्यमिक विद्यालय वहाँ हम किस प्रकार से श्रेणीवार विभाजन कर सकते हैं। साहित्य परिषद का गठन करना, साहित्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां हैं, साहित्य की जितनी भी विधाएं उनको बतलाना, अर्थात बालकों को इनके द्वारा शिक्षा प्रदान करना। विज्ञान क्लब के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत जो भी हमारे प्रैक्टिकल जो वर्क हैं, विज्ञान की जो मॉडल प्रदर्शनी है उनको बालकों को अवगत कराना। तीसरा है भूगोल परिषद, अर्थात ज्योग्राफिकल जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं वो शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला है वो है शारीरिक विकास संबंधी श्रेणी विभाजन। बालकों का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। शारीरिक विकास संबंधी सामूहिक खेल, जैसे आंतरिक या बाह्य। अब शारीरिक विकास तो मैंने आपको पहले बता दिया, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, दो तरह के बालकों का विकासों का हम सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालक का विकास कर सकते हैं। तो इसमें आएगा सामूहिक खेल, आंतरिक हो या वो बाह्य हो सकता है। सामूहिक खेल, समूह रूप में बालकों को खिलाना, परेड, ये आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी। परेड, ड्रिल, तैरना, साइकिल चलाना, नाव चलाना, व्यक्तिगत खेल इत्यादि। नाव चलाना, व्यक्तिगत खेल इत्यादि का हम बालकों के विकास में शारीरिक विकास कर सकते हैं। शारीरिक विकास संबंधी श्रेणी विभाजन, सामूहिक खेल के रूप में हम बालकों का शारीरिक विकास करते हैं। जैसे परेड का भी होता है, इसमें बालक को परेड की जाती है तो सामूहिक रूप से की जाती है। बालक को तैरना भी सिखा सकते हैं, साइकिल चलाना, रेसिंग, नाव चलाना, व्यक्तिगत कोई भी खेल हो उसके द्वारा बालक का विकास किया जा सकता है। तो माध्यमिक विद्यालयों में इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का श्रेणी विभाजन किया गया है। अगला जो विभाजन है वो है साहित्यिक क्रियाएं। अब साहित्य के ऊपर तो हो गई शैक्षिक क्रियाएं और नीचे होगी साहित्यिक क्रियाएं। अब साहित्यिक क्रियाओं के कौन क्या क्या चीज आते हैं। साहित्य भाषा, वाद विवाद, साहित्यिक भाषा, वाद विवाद, नाटक,
साहित्यिक भाषा, वाद विवाद, नाटक, कविता पाठ, भाषण, पत्रिका प्रकाशन, कविता पाठ, भाषण, पत्रिका प्रकाशन, पत्रिका प्रकाशन, कविता पाठ, भाषण, पत्रिका प्रकाशन, विद्यालय, समाचार पत्र इत्यादि, समाचार पत्र, समाचार पत्र इत्यादि का समावेश करना। और साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत बालकों का विकास अर्थात किस प्रकार से कर देते हैं सहगामी क्रियाओं के द्वारा। साहित्यिक भाषा का विकास, बालक को साहित्यिक भाषा के बारे में जानकारी प्रदान करना, वाद विवाद करना, दो ग्रुप बना देना। जैसे कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय बालकों का दो ग्रुप ए और बी या बी या सी, उनमें वाद विवाद करना, जिससे बालक में साहित्यिक रूप से उस विधा को पढ़ने की चेतना उत्पन्न हो। नाटक के द्वारा बालक में क्रियाएं, साहित्यिक क्रियाएं करवा सकते हैं। कविता पाठ, उसमें आरोह अवरोह, लय, गति, उतार चढ़ाव, इन सारी चीज़ों को बालक में समावेश किया जा सकता है। भाषण के द्वारा एक अच्छा मोटिवेशनल भाषण बालक को सटीक और बोलने में वक्ता अच्छा भाषण दे सकता है। साहित्यिक भाषाओं का, साहित्यिक जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग करना। प्रकाशन, पत्रिका प्रकाशन और समाचारों के द्वारा भी बालक में साहित्यिक क्रियाओं का विकास किया जा सकता है। अगला जो विभाजन है वो है नागरिकता प्रशासन, नागरिकता प्रशिक्षण संबंधी। इसमें आ जाएगा नागरिकता का प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जा सकता है। नागरिकता प्रशिक्षण संबंधी, प्रशिक्षण संबंधी, नागरिकता प्रशिक्षण संबंधी कार्य सरकारी सहकारी भंडार, बाल बैंक, श्रमदान, सहकारी भंडार, बाल बैंक, बाल सभा, स्वायत्त शासन संसद, बाल सभा का आयोजन करते हैं ना, और स्वायत्त शासन संसद, इसके द्वारा भी हम बालक में नागरिकता संबंधी प्रशिक्षण दे सकते हैं। श्रमदान किस प्रकार से करना चाहिए, बाल बैंक में बालकों का सहयोग किस प्रकार से होना चाहिए, बाल सभा में बालक को नागरिकता की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है संगीत कला संबंधी। इसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, ये सारी चीज आ जाएंगी संगीत कला के अंतर्गत। संगीत, नृत्य, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण प्रदान करना। संगीत कला संबंधी श्रेणी विभाजन, जिन बालकों का संगीत में रुचि है उनको संगीत की शिक्षा प्रदान करना। अगला जो पॉइंट है वो है शिल्प कला संबंधी। अब शिल्प कला के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। शिल्प कला संबंधी, शिल्प कला संबंधी, इसके अंतर्गत खिलौने बनाना, सिलाई कढ़ाई, खिलौने बनाना, खिलौने बनाना, सिलाई कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, इन चीज़ों के माध्यम से बालक को शिक्षा प्रदान, शिल्पकला की शिक्षा देना। मोमबत्ती बनाना,
लोहा इत्यादि कार्य, रेडियो आदि का बनाना, इन चीज़ों के माध्यम से बालक को शिल्प कला में निपुण बना सकते हैं। ये सारी चीज़ क्रियाएं हम कौन से स्तर पर कर सकते हैं? प्राथमिक पर नहीं कर सकते, उच्च प्राथमिक पर नहीं कर सकते। इसको हम माध्यमिक शिक्षा के जो बालक है, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जो बालक हैं, उनको इन जो श्रेणी का जो विभाजन है, इन क्रियाओं का जो विभाजन है, उनको हम आसानी से बालक में डेवलप कर सकते हैं। अन्य क्रियाएं के अंतर्गत जैसे मैंने आपको पहले बताया, टिकटें इकट्ठी करना, पत्थर इकट्ठे करना, फोटो खींचना, एल्बम, और सामान्य क्रिया के अंतर्गत आ जाता है पिकनिक, ग्राम पर्यवेक्षण, वालचर, स्काउटिंग गाइड, सामाजिक सेवा करना। ये सारी चीज़ें अन्य क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत साहित्य परिषद, विज्ञान क्लब और भूगोल परिषद। शारीरिक विकास संबंधी में सामूहिक खेल, परेड, तैरना, साइकिल चलाना, नाव चलाना, व्यक्तिगत खेल भी आ जाते हैं। साहित्य क्रिया में साहित्य भाषा का प्रयोग करना, वाद विवाद, नाटक, इधर कविता पाठ, भाषण, पत्रिका प्रकाशन, इन चीज़ों का बालक में विकास करना। उधर नागरिकता का प्रशिक्षण में श्रमदान, सहकारी भंडार, बाल बैंक, इनका प्रशिक्षण देना, संगीत संबंधी प्रशिक्षण देना। और लास्ट का जो आता है वो आता है शिल्पकला संबंधी। इसमें खिलौने बनाना, रेडियो को सही करना या अर्थात बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और लोहे से संबंधित जो भी कार्य हैं वो शिल्पकला के अंतर्गत आते हैं। अब सहगामी क्रियाओं का श्रेणी विभाजन के बाद सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था एवं प्रशासन। इन सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था एवं प्रशासन किस प्रकार से कर सकते हैं? व्यवस्था एवं प्रशासन। व्यवस्था एवं प्रशासन। नंबर 1 पे आती है, इसमें किस प्रकार से हम जो सहगामी क्रिया उनकी व्यवस्था किस प्रकार से करें और उसका प्रशासन किस प्रकार से चला सकते हैं। विद्यालय में सहगामी क्रियाओं के संगठन, व्यवस्था तथा प्रशासन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है विविधता। नंबर 1 है विविधता। विविधता विविधता के अंतर्गत विद्यालय में विविध क्रियाओं की व्यवस्था की जाए जिससे सभी छात्र व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अपनी इच्छा, रुचि, योग्यता के आधार पर इन क्रियाओं में भाग ले सके। छात्र अपनी रुचि, योग्यता एवं इच्छाओं के द्वारा भाग ले सके। पाठ्य सहगामी की जो विविधता के बताए गए पाठ, इनमें बहुत सारे विद्यालय में विविधताओं के माध्यम से, व्यक्तिगत विविधताओं के विद्यालय में विविध क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभिन्न क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे छात्र अपनी रुचि, योग्यता और इच्छाओं के द्वारा इसमें भाग ले सकते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाएगी तो छात्र अपनी रुचि के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा अर्थात योग्यता के द्वारा स्वयं भाग ले सकते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है वो है लोकतांत्रिक सिद्धांत। इनका संगठन एवं प्रशासन लोकतांत्रिक पद्धति से होना चाहिए। लोकतांत्रिक इसका प्रशासन एवं संगठन लोकतांत्रिक पद्धति से होना चाहिए। इनके संचालन में अध्यापक तथा छात्र दोनों का ही पूर्ण सहयोग जरूरी है। अध्यापक और छात्र का सहयोग, तभी तो ये लोकतांत्रिक होगा, दोनों का इसमें सहयोग होगा
तभी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर पूर्ण रूप से यह पाठ्य सहगामी क्रियाएं सफल सिद्ध होंगी। अगला जो पॉइंट है वो है समय। अगला जो पॉइंट है वो है समय। समय भी मांगती है क्या? बिना समय के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हम नहीं पारंगत हो सकते। तो समय पाठ्य सहगामी क्रियाएं लंबे समय तक न चलें और कुछ भी चलें वे सामान्यतः वे विद्यालय समय पर ही चलें। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन इतना भी नहीं करें कि एवं जो टाइम है अपने विद्यालय का जो 6 घंटे का टाइम होता है उससे भी 8 घंटे 10 घंटे जी नहीं, जितना विद्यालय चलता है उस विद्यालय के टाइम में ही इन सारी जो क्रियाएं हैं इनका आयोजन किया जाना चाहिए। अर्थात इन क्रियाओं का जब आयोजन किया जाता है तब समय का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है स्वीकृति। बिना स्वीकृति के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन नहीं करना चाहिए। विद्यालय में अगर आपके प्रधान अध्यापक है, प्रधानाचार्य है, जो भी हैं, जिस विद्यालय में आप कार्य करें वहाँ पर उनको बिना बताए, बिना उनकी स्वीकृति लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। स्वीकृति, तो स्वीकृति के अंतर्गत समस्त क्रियाओं के संचालन के प्रधान अध्यापक की स्वीकृति आवश्यक है। कुछ क्रियाओं के लिए अभिभावकों की स्वीकृति भी आवश्यक होनी चाहिए। विद्यालय से संबंधित जो भी क्रियाएं उसमें क्या है, प्रधान अध्यापक से अपने को बालक के खेल कूद के माध्यम से जो क्रियाएं आप करवाना चाहते हैं प्रधान अध्यापक की सहमति उसमें चाहिए। पर कुछ ऐसी क्रियाएं जैसे आप क्षेत्र से बाहर ले जा रहे हो बालकों का, प्रतियोगिता के लिए कोई टूर्नामेंट है, बास्केटबॉल है या क्रिकेट का कोई खेल है, आप विद्यालय से बाहर अर्थात अपने जिस जिले में हो या गांव में हो उससे बाहर बालक को ले जा रहे हो तो वहाँ पर आपको अभिभावकों की भी स्वीकृति लेनी बहुत ही आवश्यक होती है। अगला जो पॉइंट है वो है रोचकता। क्या है? रोचकता। अगला जो पॉइंट है वो है रोचकता। सहगामी क्रियाएं रोचक एवं सरस हों, उनमें रचनात्मक का गुण भी आवश्यक होता है। सरस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरस, जिससे बालक क्या नहीं करे, ऊबे नहीं। उस खेल को अगर खिलाए तो बालक रुचि से उस कार्य में भाग ले सके, बालक रुचि पूर्ण उस कार्य को करे, अर्थात रचनात्मक का गुण अवश्य होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है निरीक्षण। अगला जो पॉइंट है वो है निरीक्षण। इन योजनाओं का समुचित निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण क्षेत्रान्वेषक न होकर उत्साहवर्धक तथा पृथक प्रदर्शन में होना चाहिए। क्षेत्रान्वेषक न होकर पथ प्रदर्शक होना चाहिए। सारी जो क्रियाएं हैं, विविधता है, लोकतांत्रिक है, समय है, स्वीकृति है, रोचकता है, इन सभी का निरीक्षण अपना जो प्रधानाचार्य है, प्रधान अध्यापक है या उसके ऊपर जो भी आपने कार्य जिसके अंतर्गत आपको ने सौंपा है उसको पूरा निरीक्षण किया जाना चाहिए। उसका क्षेत्रान्वेषक नहीं होकर पथ प्रदर्शक होना चाहिए, अर्थात उत्साहवर्धक होना चाहिए। बालक को मीन मेघ नहीं बतलाने चाहिए। आपने यहाँ गलती की, आपने ऐसे त्रुटि की, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना, वो चीज़ नहीं। बालक को उत्साह, आपने ये गलती की, आप और अच्छा कर सकते हो, बालक को मोटिवेट करते हो, बालक को उत्साह अर्थात पथ प्रदर्शक वाला होना चाहिए। क्या? निरीक्षण। उपर्युक्त प्रमुख सिद्धांतों के अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में निम्नलिखित जो सामान्य बातें हैं उन बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला जो पॉइंट है इसमें वो है सभी छात्रों को इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए समान अवसर लेने चाहिए। ये नहीं आपको
पर्टिकुलर रूप में कोई एक बालक हो या 8-10 जो आपके प्रिय बालक हो, उनको ही नाम लेके के आप इन क्रिया में भाग ले सकते हो। तो इसमें है सभी बालकों को समान रूप से भाग लेना, बालकों को समान रूप से बिना भेदभाव किए भाग लेना चाहिए, समान रूप से। अगला जो पॉइंट है वो है किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि ये बालक इस क्रिया को कर रहे हो तो दूसरी भी यही क्रिया करे। एक क्रिया को अनिवार्य नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। अगला जो पॉइंट है वो है उच्च अधिकारियों का इनके संचालन में कम से कम हस्तक्षेप हो। सही कहा है, उच्च अधिकारियों का कम से कम हस्तक्षेप होना। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो अगर ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो उसमें मीन मेक निकालते हैं क्या, तो आपने ये त्रुटि की, आपको ये कार्य नहीं करना, आपको ये कार्य नहीं करना। तो उनका अधिकारियों का कम से कम इसमें हस्तक्षेप करना। अगला जो पॉइंट है वो है इनके संचालन में छात्रों का, अधिकारियों को नहीं छात्रों का अधिकाधिक सहयोग होना चाहिए। अधिकाधिक सहयोग छात्रों का होना चाहिए, छात्रों का होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है क्रिया के संचालन से पूर्व उसका पर्याप्त प्रचार छात्रों में किया जाए। जो भी आप क्रिया कर रहे हो उनका संचालन करने से पूर्व छात्रों को उस बारे में बतलाना, आपको ये कार्य करवाना जा रहे हैं या इस स्काउटिंग के लिए, या फिर आपको इस प्रतियोगिता जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो है, या तैरना, साइकिलिंग है, रेसिंग है, जो भी कार्य है उनको पहले छात्रों को पूर्व अवगत करा देना। अगला जो पॉइंट है वो है क्रिया के पूर्ण होने पर उसका मूल्यांकन किया जाए। क्रिया के पूर्ण होने पर उसका मूल्यांकन किया जाए। क्रिया के पूर्ण होने पर उसका मूल्यांकन किया जाए तथा उसका विधिवत प्रतिवेदन तैयार करके उन्हें पूर्ण सुरक्षित रखा जाए। विधिवत प्रतिवेदन सुरक्षित रखा जाए, प्रतिवेदन तैयार करके उसको पूर्ण सुरक्षित रखा जाए। छात्रों को आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था की जाए। छात्रों को आवश्यक रूप से परामर्श एवं निर्देशन की मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाए। मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था की जाए, अर्थात उचित रूप से। बालक को कहीं कठिनाई की आवश्यकता आ गई, बालक समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो बालक को उचित रूप से परामर्श एवं मार्गदर्शन की समुचित रूप से या उचित रूप से व्यवस्था की जाए। अगला जो पॉइंट है वो है प्रत्येक क्रिया एक अध्यापक की देखरेख में करें। प्रत्येक क्रिया एक
एक अध्यापक की देख रेख में करें, किंतु प्रतिक्रिया एक अध्यापक की देख रेख में करें, किंतु उसी अध्यापक को इंचार्ज बनाया जाए, किंतु उसी अध्यापक को इंचार्ज बनाया जाए, किंतु उसी अध्यापक को इंचार्ज बनाया जाए जिसमें उस क्रिया के संचालन हेतु उस क्रिया के संचालन हेतु रुचि एवं योग्यता हो। क्या प्रतिक्रिया का एक अध्यापक की देख रेख में हो, जो भी क्रिया कर रही है वो एक ही अध्यापक की देख रेख में हो। ऐसा नहीं इस अध्यापक ने ये कह दिया, दूसरे ने कह दिया, तीसरे, तो बालक पथ भ्रष्ट हो जाएगा, समझेगा ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, ये क्या करें। तो एक ही अध्यापक की देख रेख में हो, किंतु उसी अध्यापक को इंचार्ज बनाया जाए। देख रेख वही कर रहा था, इंचार्ज भी वही होना चाहिए, जिसमें उस क्रिया के संचालन हेतु रुचि एवं योग्यता हो। अगर अध्यापक की रुचि नहीं है, योग्यता नहीं है, तो बालक जो कार्य कर रहा है उस कार्य में बालक सफल नहीं हो सकता। बालक शिक्षक ही उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो बालक उसमें क्या कार्य करेगा। तो अगर शिक्षक रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट है, तो बालक को वो कार्य करना चाहिए और उसी अध्यापक को इंचार्ज बनाना चाहिए। अगली जो क्रिया है वो है, इसके संपादन से समय, समाज और सामाजिक संस्था का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। समय, समाज और सामाजिक क्रिया का पूरा सहयोग होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है, एक समय में कई प्रकार की क्रियाएं एक ही साथ प्रारंभ नहीं की जाए। एक समय में एक साथ की, इधर वॉलीबॉल, इधर क्रिकेट, इधर खो-खो, तो एक समय में एक क्रिया आयोजित की जा सकती है, न कि अनेक क्रियाएं। अगर अनेक क्रिया करोगे तो बालक का ध्यान भ्रमित होगा, बालक स्वयं भ्रमित होगा। तो एक ही समय में एक ही क्रिया की जानी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है, क्रियाओं का प्रचार समाज में करना भी आवश्यक है, जिससे छात्र, विद्यालय तथा समाज एक दूसरे के निकट आए। जो भी आप क्रियाएं विद्यालय में करना चाह रहे हो, उसमें समाज में उसका प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे छात्र, समाज और विद्यालय एक दूसरे के निकट हों और उनका संबंध घनिष्ठ रूप से हो जाए। अगर समाज को ये पता नहीं चलेगा तो आपकी क्रियाएं, वो जो कार्य कर रहे हैं बालक, उसको देखने कौन आएगा विद्यालय। तो आज हमने आपको सहगामी क्रियाओं का श्रेणी विभाजन, और श्रेणी विभाजन में उसका कुछ जो क्रियाएं हैं, श्रेणी विभाजन में क्रियाओं की व्यवस्था एवं प्रशासन, इनका अध्ययन करवाया। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।